Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS माइनर टेस्ट 2। आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, जो बिल्कुल नीट का पैटर्न है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 74। बच्चों, इसमें से पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, जिसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे एक OH है, फिर CH2 के साथ OH है और HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है। हीट तो दिया ही है ना, तो इसके केस में आप देखोगे क्या किया गया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड वगैरह जो है वो तो है, और इसमें से OH को हटा के क्लोरीन को किया गया है, और ये जो OH है वो अपनी जगह पे ऐसे ही है। बच्चों, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। जानते हो क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो इसके केस में आपको दिख रहा होगा OH, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाता है। और ये बेंजाइल है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके केस में आपको दिखेगा लोन पेयर सिंगल सिंगल, कंजुगेशन नहीं है। तो इसके केस में SN1 पाथवे होकर के रिएक्शन होता है और यहाँ OH को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड हो सकता है, लेकिन ये रेजोनेंस में है, ये यहाँ पे नहीं हट सकता है। उसके बाद सेकंड देखेंगे तो सेकंड आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, जिसमें कि ये दिया हुआ है एक पारा पोजीशन पे NO2, बिल्कुल पारा पोजीशन पे NO2, और एक यहाँ पे दिया हुआ है इथाइल, और इसका जो रिएक्शन कराया गया है बच्चों, वो Br2 के साथ कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और इसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। बच्चों, आपको पता है क्या, जब भी कभी Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, आपको कोई मैकेनिज्म पूछेगा कि कौन सा होता है, यहाँ पे होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो कहां होगा? sp3 कार्बन पे। sp3 कार्बन 2 है, तो इसमें इस कार्बन पे होगा, क्योंकि यहां जो बनेगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो जहां पे जो NO2 था उसको तो अपने जगह पे रहने दीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ये तो NO2 अपनी जगह पे रहेगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में आप देखोगे ना, फिर से क्या किया गया है, इस साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन कराया गया है Br2 के साथ, लेकिन आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है हीट, और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बच्चों, ऊपर ही कहा कि जहां कहीं भी Br2 Cl2 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, मैकेनिज्म होता है उसके केस में FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा sp3 कार्बन पे होगा। sp3 कार्बन ये नीचे है चाहे ऊपर है, इसी दोनों कार्बन में से कहीं पे हो सकता है। जो कार्बन sp3 कार्बन वाला, जो sp3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, वहां पे होगा। तो ये यहां पे होगा इसके केस में करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड वाला जो आपको दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अगर यहां पे Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड होता या कोई भी सॉल्वेंट होता, मतलब हीट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब नहीं होता ना, तब जाकर के इस पाई बॉन्ड को हटा करके एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां जोड़ करके बनाएंगे, जो यहां पे गिवन है। ठीक है ना? यस। और फोर्थ तो आप समझ ही रहे हो, ये डायरेक्ट आपको लिया हुआ है क्वेश्चन NCERT से। ये इसमें OH साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ है, तो OH को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, बाहर होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और फॉर्मेशन करता है SO2 प्लस HCl। ये तो करेक्ट है। तो बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे थर्ड होने वाला है, क्योंकि थर्ड में ये गलत दे दिया है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। वो थर्ड में क्या किया है मालूम है? थर्ड में ऐसा किया हुआ है ऑप्शन में कि दोनों ब्रोमीन को यहां पे ऐड कर दिया है पाई बॉन्ड को हटा करके, जो कि गलत है यहाँ पे रिएक्शन। तो वही तो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों, याद रखना, हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में FRS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि sp3 कार्बन पे होता है। वो भी वो sp3 कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, क्योंकि वहीं पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 74 का आंसर थर्ड होने वाला है। और वो जो थर्ड में आपको दिया हुआ है 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, वो कैसे बनेगा? वो तब बनता जब वहां पे डार्क होता, डार्क लाइट नहीं होता, या सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब कुछ नहीं होता, डार्क लिखा हुआ रहता, या फिर
कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह सॉल्वेंट आपको लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। यस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 75 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ, तो बिल्कुल बॉन्ड लेंथ यहां पे करेक्ट है। मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ यहां पे किसका होगा, मिथाइल फ्लोराइड का। तो जो ये बॉन्ड लेंथ आपको कह रहा है बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है CX बॉन्ड इंथैल्पीज, ठीक है, CX के बीच का बॉन्ड इंथैल्पीज, तो आसानी से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं इसका बॉन्ड इंथैल्पीज। ये हो गया CH3F, उसके बाद CH3Cl, CH3Br, और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा यहां पे CH3I। तो बच्चों यही तो देखना था, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा, जो जितना लॉन्गर बॉन्ड होगा उतना वीकर होगा, जो शॉर्टर बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये यहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग अगर बातें करें डाइपोल मोमेंट के, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में जाओगे तो बॉक्स में सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। उस डेटा को याद नहीं करना है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। तो आप देखोगे कि वहां पे लिखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको दिया होगा कि मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है मिथाइल फ्लोराइड से, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है मिथाइल आयोडाइड का। तो बिल्कुल ये तीनों जो है करेक्ट है, यहां पे मैच दिया हुआ। लेकिन आपको जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, वो बॉइलिंग पॉइंट इसके केस में कह रहा है कि CH3F का ज्यादा होता है CH3Cl से, उसके बाद यहां पे कह रहा है कि CH3Br का, CH3I का। तो आप कहोगे बुर्बक है क्या, ऐसा होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है, यही तो पूछ रहा है कौन सा मैच गलत है। क्योंकि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे पहला जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं मॉलिक्यूलर मास। यस, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे ब्रांचिंग के, ठीक है। तो मास वेरिएबल है, तो सबसे ज्यादा मास यहाँ पे किसका है, आयोडीन का। इसके आधार पे बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो होगा मिथाइल आयोडाइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, फिर मिथाइल क्लोराइड, और सबसे कम होगा यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड का। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो 75 का आंसर यहाँ पे 4 होता है बच्चों, ठीक है ना। जिसका मास ज्यादा है उसी का पहले यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखोगे एनसीईआरटी पढ़ के, वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको लिखा हुआ मिलेगा RI, RBr, RCl, RF, ऐसा आपको मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 76 नंबर में आपसे ये पूछा जा रहा है कि which of the following compound will not yield iodoform on heating with iodine and dilute NaOH। बच्चों आपको पता है कि कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पे OH है उस पे कम से कम एटलीस्ट 1 होना चाहिए मिथाइल और 1 होना चाहिए H, तभी वो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए कम से कम 1 मिथाइल, वही देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म बनाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम 1 मिथाइल होना चाहिए, और एल्कोहल के केस में जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे कम से कम 1 H और 1 मिथाइल होना चाहिए। बात खत्म। जैसे कि सबसे पहले ही आप देखो क्वेश्चन, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल दिया हुआ है, तो क्या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वहां पे H एक भी नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो, तो सेकंड ऑप्शन आप देखो तो क्या यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल हो सकता है? ओके सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड मिथाइल है, यानी यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आइडोफॉर्म बनेगा। थर्ड में आपको जो दे रहा है बच्चों, फिर से वो ऐसा दिया हुआ है, एक तरफ तो ये ऐसा दिया हुआ है, और फिर यहां जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एक मिथाइल भी है, एक H भी है। तो जिस कार्बन पे OH है वहां H भी है, मिथाइल भी है, तो बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये हो गया CH के साथ OH और यहाँ पे CH3। तो जिस कार्बन पे OH है वहां कम से कम 1 H और 1 मिथाइल होना चाहिए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाला आइडोफॉर्म नहीं बना सकता है, क्योंकि जहां OH है वहां मिथाइल तो है, H नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पे कहने वाले हैं 1 होगा। कितना आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपको देख लेना है बस कि एल्कोहल जहां है वहां कम से कम 1 H 1 मिथाइल होना चाहिए, और एल्डिहाइड कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम 1 मिथाइल होनी चाहिए। बात खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। यस,
तो 76 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद आते हैं 77 में क्यों कंफ्यूजन होता है आप लोगों को मालूम नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ये हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, और इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ दिया हुआ है। तो यहां पे याद रखोगे पाथवे होता है SN2, बिल्कुल। तो यहां पे आप H2O बाहर करने के बाद फॉर्मेशन कर दीजिए इथाइल आयोडाइड। वो कितना डिग्री है? प्राइमरी है। अब ये प्राइमरी का रिएक्शन आपको जो कराना है वो कराना है पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। तो बच्चों आप लोग जानते हो ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जी हाँ, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो SN2 कंपीट करेगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो वहां पे E2 कंपीट करेगा। तो होता क्या है आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से, क्या कि रेट ऑफ SN2 जो होता है वो होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम होता है 3 डिग्री। लेकिन अगर मैं बातें करूं रेट ऑफ E2 तो वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यही तो होता है। या तो वहां SN2 हो सकता है, नहीं तो E2 हो सकता है। तो SN2 का होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और E2 का होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आखिरकार ये एल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए क्या कंपीट करेगा? प्राइमरी के लिए कंपीट करेगा SN2, क्योंकि SN2 ज्यादा होता है 1 डिग्री में। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे SN2 रिएक्शन कंपीट करेगा, प्राइमरी दिया हुआ है तो, जिसके कारण आपको यहाँ पे जो फॉर्मेशन करेगा CH3CH2O, और फिर यहाँ पे C के साथ 3 मिथाइल है, उसको रहने दीजिए। ये हो गया और बाहर हो जाएगा इसके केस में पोटासियम आयोडाइड। बात खत्म हो गया। इसके अनुसार आप देख लें आंसर यहाँ पे कौन सा आता है? 77 का आंसर यहाँ पे बच्चों आएगा 3rd। बड़े आराम से आपको आंसर निकाल देना है, कहीं से घबराना नहीं है, ठीक है ना? घबराने से काम खराब हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे प्राइमरी दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में जब आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ोगे ना तो वहां पे देखोगे आपको दिया होगा कि जब टर्सरी एल्कोक्साइड का रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ दिया है तो SN2, और जब प्राइमरी एल्कोक्साइड का रिएक्शन टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ दिया है तब वहां पे E2 लिया है। तो बच्चों याद रखना, जब सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा तब तो आपको E2 लेकर के एल्कीन बनाना है, लेकिन जब आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पे SN2 लेकर के ईथर का फॉर्मेशन करना है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का क्वेश्चन हो गया A बनने के बाद, ठीक है ना? यस। उसके अनुसार 77 का आंसर हो गया 3। उसके बाद देखिए 78 में क्या कहता है? 78 में कहता है कि मेटाक्रिसोल इज, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मेटाक्रिसोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसोल एंड पाराक्रिसोल। बच्चों क्रिसोल किसको कहते हैं मालूम है आपको? OH, यहां पे ले लो एक ऑर्थोक्रिसोल, उसके बाद यहां पे मैं बताते चलो आप ले लो एक मेटाक्रिसोल, और इसके बाद यहां पे एक आप ले लो पाराक्रिसोल। ऐसा ले लीजिए आप, बिल्कुल सही है। ये आप 1 2 3 ले लिया, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पाराक्रिसोल। सबसे पहली बात, जो ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल का +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों होता है, आप लोगों ने सीखा है इसको। मेटा पोजीशन पे सिर्फ +I होता है। जिस प्रकार से मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होता है, तो सिर्फ यहां पे +I होता है। और जिस प्रकार से ऑर्थो एंड पारा पे मेजोमेरिक इफेक्ट होता है उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो एंड पारा पे होता है। तो यहां पे हम लोग इसका लेते हैं +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। इसके आधार पर अगर आप लोग देखें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M। और बच्चों आप जानते हो +I और हाइपर कंजुगेशन यहां दोनों है डोनर, तो +I वीकर डोनर है, हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है डोनर, जिसके कारण कि ज्यादा एसिडिक यहां पे जो होने वाला है वो होगा 2, क्योंकि 2 के केस में अगर आप देखोगे तो वीकर डोनर है, सिर्फ +I है, और जबकि यहां पे देखोगे +I के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी है, +I के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी है, ठीक है ना? दोनों है इसके केस में। तब आप देखेंगे तो हाइपर कंजुगेशन होता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, और +I यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्थो पे +I ज्यादा लगेगा, अब पारा पे +I कम लगेगा, जिसके कारण 2 के बाद यहां पे कहेंगे 3 और सबसे कम कहेंगे 1। लेकिन अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू NCERT डेटा, आप देखेंगे जाकर के बॉक्स में दिया हुआ है, तो ऑर्थोक्रिसोल और पाराक्रिसोल दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ दिया है वो सेम दिया है, क्योंकि pKa का वैल्यू दोनों का दिया है
10.2 दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा अगर हम लोगों को ऑर्डर पूछे तो 2 का सबसे ज्यादा होगा और 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट कह रहा है कि मेटाक्रिसोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, बिल्कुल सही है। और रीजन में कह रहा है एट मेटा पोजिशन फिनाइल मिथाइल ग्रुप ऑपरेट ओनली प्लस आई इफेक्ट, बट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन मिथाइल ग्रुप ऑपरेट बोथ प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये इसका रीजन करेक्ट है और सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों ऐसा हुआ कि मेटाक्रिसोल ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि वीकर वहां प्लस आई है, और ऑर्थोक्रिसोल पैराक्रिसोल कम एसिडिक हो गया क्योंकि वहां पे प्लस आई के साथ साथ स्ट्रॉन्गर हाइपर कंजुगेशन भी है। ठीक है ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, यानी कि 78 का आंसर यहां पे जो होने वाला है वो 1। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, और एनसीईआरटी में इसका डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, तो डेटा याद मत रखिएगा, आप उसके अनुसार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके का वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, यस, ये हो गया 78। उसके बाद आते हैं 79 में। 79 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये जो आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड N और इसके बाद NH और C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं, आपको डायरेक्ट में बनाना सिखा देता हूं। जैसे कि आप देखो, ये कोई एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं NH2 NH C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, तो यहां से जब हम लोग वाटर को निकालते हैं, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजाइट। ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से लिया हुआ है, तो बनेगा C डबल बॉन्ड N और उसके साथ NH और C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। देखो तो फर्स्ट वाला ऐसा ही दिया हुआ है ना, C डबल बॉन्ड N NH और उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेमी कार्बाजोन। कौन सा जोन बच्चों? सेमी कार्बाजोन। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हम लोग कराएंगे, तभी तो ये फॉर्मेशन करेगा कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। तो देख लीजिए, जो सेकंड वाले आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2, असम में वाटर तो बाहर होगा ही, उसको नहीं भी लिखो तो आप घबराना मत। इसको यहां पे हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बन गया कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन, तो A का हो गया इसके केस में 3 और B का हो गया 4। उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो है दिया हुआ, उसका रिएक्शन होगा हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ। तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड N, उसके साथ OH और बाहर होता है वाटर, इसको हम लोग अब कहते हैं ऑक्जाइम। यस, ध्यान रखोगे, ये ऑक्जाइम हो गया और नहीं तो क्या। उसके बाद यहां पे जो दिए हुए हैं, वो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाया है एनिलीन के साथ। यस, तो कोई भी प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो प्राइमरी एमीन यहां पे लिया गया है एनिलीन। यस, तो यहां पे कोई भी आप प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं सिफ बेस। क्या कहते हैं बच्चों? सिफ बेस। कि जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एमीन के साथ, तो जो बनता है N सबस्टिट्यूटेड इमीन, उसी को यहां पे कहा जाता है सिफ बेस। सिफ बेस इसमें हम लोग इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक लास्ट वाला में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है बच्चों। आप देखेंगे इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होगा NH2, उसके बाद ऐसा ही दिया हुआ है ना, हाँ, तो NH2 उसके बाद होगा NH, उसके बाद होगा यहां पे फिनाइल। NH छूट गया है, नाइट्रोजन ही छूट गया, वो थोड़ा मिसप्रिंटिंग कर दिया गया है। तो C डबल बॉन्ड N और इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा NH, और उसके बाद यहां पे ऐसा होगा फिनाइल। तो वो जो है ना, प्रिंटिंग करने वाले लोग थोड़ा सा इसमें देख नहीं पाए। C डबल बॉन्ड N के बाद एक और N था, उसके साथ H था। इसको यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, ये कह देते हैं। तो देख लीजिए इसके मुताबिक सेमी कार्बाजोन, हाइड्राजोन, उसके बाद ऑक्जाइम, सिफ बेस और उसके बाद फिनाइल हाइड्राजोन। इसके आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे मैचिंग करने की कोशिश करें कि किसका कौन सा मैचिंग यहाँ पे आ रहा है, तो देख लीजिए, तो A का आ रहा है
थर्ड, बी का आ रहा है 4, सी का आ रहा है 1, डी का आ रहा है 5, ई का आ रहा है 2। इसके आधार पे यहाँ पे आंसर जो इसका होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा 2। बात खत्म है, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा ना हम लोगों का। देख लीजिए, तो ये आपको कहां मिलेगा? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, जहां हम लोगों को दिया हुआ है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, वहीं पे आपको ये बॉक्स से क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ ई वाला जो है, ई ए बी सी डी ई, तो ई में जो है ना सी डबल बॉन्ड एन, एन के बाद एक और एन होगा, उसके बाद एच होगा और फिर फिनाइल होगा, उसको कहते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन। तो ए हो गया थर्ड यानी कि सेमी कार्बाजोन, बी हो गया 4 यानी कि हाइड्रोजन, सी हो गया 1 यानी ऑक्जाइम, डी हो गया 5 यानी कि सिबेस और ई हो गया 2 यानी फिनाइल हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो बच्चों 80 नंबर क्वेश्चन में फिर से आप लोगों को जो दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा फिर से क्वेश्चन। तो वो ऐसा दिया गया है जिसमें कि ये साइक्लोपेंटानॉन है और इसका रिएक्शन एक्चुअल में NH2 के साथ होगा। भले आपको OH घुमा करके उसके तरफ दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हो कि हाइड्रोक्साइल एमीन के केस में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो यहां पे जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा उसी के साथ रिएक्शन कंपीट करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन होता है। तो बिल्कुल सी डबल बॉन्ड एन के साथ OH, ये सही है रिएक्शन। उसके बाद एक दिया हुआ है साइक्लोहेक्सानॉन और इसका जो रिएक्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है 2,4 DNP के साथ, यानी कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन यानी इसी को कहा जाता है 2,4 DNP। यस, तो कुछ नहीं करना है बुआ, इसमें से एक O, 2 यहां पे हाइड्रोजन निकाल करके वाटर को बाहर करना है, जिसके कारण C डबल बॉन्ड N उसके साथ NH और फिर इसके केस में ये रिंग तो रहेगा ही और इसमें एक NO2 रहेगा पारा पोजीशन पे, एक NO2 रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ये फॉर्मेशन कर देता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड जो आप लोग देख रहे हो ना यहां पे RCH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH डबल बॉन्ड O, आपको ये ठग लिया। ठगा क्या से देखो, यहां पे NH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH और NH2। बच्चों ये जो रिएक्शन आपको दिया है वो इस नाइट्रोजन के साथ करा दिया, जबकि आप देखो इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा ना, क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके साथ रिएक्शन होगा। ये वाले का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो यहां पे गलती यही किया है इस रिएक्शन में कि जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसी के साथ रिएक्शन दिखा दिया है, जो कि गलत है। RCH डबल बॉन्ड CH और दिखा दिया है CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और उसके बाद दिखा दिया है NH के साथ NH2। तो ये गलत दिखा दिया है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको रीजन बता देता हूं। और 4 वाला जो है इस तरीके से दिया हुआ, जिसमें कि एक दिया हुआ है अब एसिटोफेनॉन। ये सब रिएक्शन NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं से लिया गया है। तो अब देखोगे फिर से इसका जो रिएक्शन कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है प्राइमरी एमीन के साथ, तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो एमीन से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, एल्डिहाइड कीटोन से निकाल दो आप इसमें से ऑक्सीजन को, तो जो जहां पाई बॉन्ड है उसको रहने दो। C के साथ CH3 हो गया, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे N हो गया, उसके साथ यहाँ पे CH2 एंड CH3 एंड वाटर बाहर हो गया। तो बच्चों इसके केस में आपने क्या सीखा? इसके केस में आप लोगों ने यही सीखा कि यहाँ पे जिस नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है उसके साथ रिएक्शन करवाना है। तो आप यहां पे देखेंगे तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है C डबल बॉन्ड O के साथ, इसका रेजोनेंस में है। तो 1 और 2 में अगर आपसे पूछा कि किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो कहोगे सेकंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है फर्स्ट से। तो सेकंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है फर्स्ट से। इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। आंसर तो 80 नंबर का निकल करके आ गया कि थर्ड होगा। अब मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं क्या होगा। RCH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड O,
एक्चुअल में इस NH2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, वो होगा जो राइट साइड में दिया हुआ है उसके साथ, क्योंकि उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। समझे कि नहीं? तो सही आंसर यहां पे ऐसा होगा कि यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन बाहर करने के बाद RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH, फिर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 और बाहर हो जाएगा वाटर। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ये होगा यहां पे करेक्ट। आप देख सकते हो, तो 80 नंबर का ये आंसर आप लोगों को आ जाएगा बड़े ही सावधानी से। समझ में आ गया ना? अब यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि देखो बच्चों, सबसे पहले इस सीक्वेंस में क्या दिया है, एक दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड, ओके, और इसका रिएक्शन KCN के साथ किया हुआ है। तो आपको पता है कि SN2 पाथवे होता है, KBr हम लोग यहां पे बाहर कर देते हैं, तो फॉर्मेशन कर देते हैं इसके केस में CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। और उसके बाद इसका जो रिएक्शन दिया है ना, वो सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों, जब सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड का रिडक्शन होता है, और साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो बनता है प्राइमरी एमीन। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन का एडिशन होता है नाइट्रोजन के साथ, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। और फर्दर इसका जो रिएक्शन यहां पे करवाने के लिए आपको कह रहा है, वो कह रहा है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, मतलब इसका कराना है एसिटाइलेशन। तो आप जानते हो यहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो सीधा सीधी आप लोग ऐसा करो ना, यहां से निकालो H+ और यहां से निकालो Cl-, बात खत्म। HCl आप बाहर करो तो फॉर्मेशन करेगा इसमें, वो करेगा CH3 CH2 और NH और C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और बाहर कर दीजिए HCl, जिसको कि ये बेस न्यूट्रलाइज करेगा। देखो तो ऐसा कोई आंसर आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, उसके बाद यहां पे आ जाएगा CH2 CH3, यस। तो इसके केस में 81 का आंसर आ जाएगा 1। पहले KCN के साथ रिएक्शन करके KBr बाहर, और KBr बाहर होकर के फॉर्मेशन कर दिया प्रोपेन नाइट्राइल्स, उसका कर दो रिडक्शन तो प्रोपेन 1 एमाइन, और उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, तो एमीन से H+ और वहां एसिटाइल क्लोराइड से Cl- निकाल करके फॉर्मेशन कर देंगे हम लोग एमाइड। इसके आधार पे हम लोग कहेंगे 81 का आंसर यहां पे आ जाएगा 1। और कोई आंसर तो नहीं मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अब देखो बच्चों, 82 का तो बहुत आसान है। 82 में आपसे क्या कहा जा रहा है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन के लिए यूज होता है। तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि स्टेटमेंट 2 कह रहा है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे आप देखोगे तो फर्दर जो थैलीमाइड का बनता है वहां पे सॉल्ट न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो एराइल हैलाइड के साथ रिपल्सन करता है। एराइल हैलाइड के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है। यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि 1 डिग्री ही सिर्फ बनता है, वो भी एलिफैटिक 1 डिग्री, एरोमेटिक कभी नहीं। 2 डिग्री 3 डिग्री तो बनता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। और एरोमेटिक वाला नहीं बनता है, वो स्टेटमेंट सही है। यानी कि 82 का आंसर यहां पे हम लोग कहने वाले हैं वो हो जाएगा 4, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 83 में क्या कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल गिव ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी कि फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन देगा? तो बच्चों सबसे फर्स्ट में आप लोगों को दिया हुआ है जो कि एक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक नहीं है, तो बिल्कुल ये फेलिंग टेस्ट देगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये दिया हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और आप जानते हो कि फेलिंग टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड का सिर्फ होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नहीं होता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद आप जानते हो कीटोन, तो कीटोन भी फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर से आप देखोगे तो ये भी क्या है, कीटोन। तो 3 और 4 कीटोन है, तो फेलिंग टेस्ट निगेटिव देगा।
और सेकंड वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट नेगेटिव देता है, सिर्फ यहाँ पे 1 हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा 1, बात खत्म। उसके बाद देखो बच्चों 84, ये तो बहुत आसान है। 84 में कहा जा रहा है कि डेटॉल एन एंटीसेप्टिक कंसिस्ट ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे आपको लिखा होगा कि पाराक्लोरो मेटाजाइलिनॉल, ठीक है ना, यानी कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, इसी के मिक्सचर से हम लोग बनाते हैं डेटॉल। तो डेटॉल हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं पाराक्लोरो मेटाजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल के मिक्सचर से, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है, आप जाकर के देखेंगे। उसके बाद 85, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिया है क्योंकि रिएक्शन भी दिया है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी लिया है। तो कहा जा रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फिनॉल का सबसे पहले रिएक्शन यहां पे कराया गया है NaOH के साथ, बिल्कुल सही है। तो फिनॉल का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करते हो ना बाबू, तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और आपने पढ़ा होगा कॉल्वेज रिएक्शन, याद आ रहा है, कॉल्वेज रिएक्शन, कि जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये जो फॉर्मेशन करता है उसको हम सब मिलके कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ओके। और इस सैलिसाइलिक एसिड का जो रिएक्शन करवाना है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल 2, CH3COO, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और एसिडिक मीडियम। आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है और यहां पे कराना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन आप कराते हो तो यही फॉर्मेशन करता है O, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और COOH, और बाहर हो जाता है एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड। यही तो बना C यही बना ना। सबसे पहले आपको A ये बना, ठीक है, ये A बन गया, उसके बाद हम लोगों को A ये बन गया, उसके बाद B ये बन गया और C बन गया ये। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं एस्प्रिन। और एस्प्रिन क्या है, एंटी हिस्टामिन तो नहीं है, एंटीसेप्टिक भी नहीं है, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एनाल्जेसिक्स। आप लोग जानते हो एस्प्रिन और पैरासीटामोल दोनों एनाल्जेसिक्स का काम करता है। तो यहाँ पे 85 का आंसर यहाँ पे जो होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे 1। ये पैरासीटामोल और एस्प्रिन दोनों यहाँ पे एनाल्जेसिक्स का काम करता है। तो फिनॉल का पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड, उसका रिएक्शन CO2 और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो सैलिसाइलिक एसिड ये हो गया B, और उसका तुम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिडिफिकेशन करते हुए तो बनेगा एस्प्रिन, और वो एक एनाल्जेसिक्स का काम करता है। ये हो गया सेक्शन A का सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन A का ये सारे क्वेश्चन जो आपने देखा, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, वो भी एनसीईआरटी से आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में सबसे पहले 96 में हम लोग बातें करें ए का, तो यह मैचिंग करने वाला है बच्चों। कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है और मैचिंग करना है। ए में दिया है सिमिटिडिन, जिसको हम लोग टेगामेट कहते हैं बच्चों, आपको पता है सिमिटिडिन और रेनिटिडिन दोनों क्या होता है, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड होता है, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद बी में क्या कह रहा है, बी में है ब्रोमफेनड्रामाइन, तो ब्रोमफेनड्रामाइन होता है एंटी हिस्टामिन होता है ब्रोमफेनड्रामाइन, ये हो जाएगा 5। उसके बाद वेनकोमाइसिन, तो बच्चों सबको पता है वेनकोमाइसिन जो होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही होता है, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे डी में कह रहा इप्रोनियाजाइड, और सबको मालूम है इप्रोनियाजाइड जो होता है एक एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटी डिप्रेसेंट, किसी को डिप्रेशन हुआ है तब यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद ई में पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल होता है एक एनाल्जेसिक्स होता है, यानी कि इसका हो जाएगा सेकेंड। देखो तो ऐसा कोई मैच कर रहा है, ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 3, ई का 2, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1। 96 का 1 हो जाएगा, बहुत आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यस, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको 96 नंबर, सॉरी 96 हो गया, 97। तो 97 में हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर बातें करें रेट ऑफ SN1, तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यानी कि 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे जानते हो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये CH3Br ये कितने डिग्री है? ये 3 डिग्री। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रेट ऑफ SN1 ज्यादा होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। आप एनसीईआरटी में हेलो एल्केन हेलो एरिन में जाकर के देखेंगे, ये सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सॉल्यूशन भी किया हुआ है। उसके बाद होता है यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का, क्योंकि ये है 1 डिग्री और ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, अब फिर 1 डिग्री, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो दिया हुआ है, कहोगे आप सर जी ये भी तो 1 डिग्री है, तो इसको लास्ट में क्यों दिया? तो बच्चों ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तब उसके बाद वाले कार्बन का डिग्री देखा जाता है। जब जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसका डिग्री सेम हो गया ना, तो उसके बाद वाले कार्बन का डिग्री देखना होता है। तो देखो इसका हम लोग देखते हैं, इसके 1 डिग्री के बगल में क्या है? इसके बगल में है 3 डिग्री कार्बन, इसके बगल में क्या है? 2 डिग्री कार्बन। तो पहले देखेंगे जिस कार्बन पे डिग्री, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है, उसी का डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका होगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का। अब दोनों में 1 डिग्री कॉमन हो गया, तब देखेंगे बगल वाले कार्बन का डिग्री। इसका 3 डिग्री है, इसका बगल में 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाले का ज्यादा होगा, यानी 1 वाला करेक्ट है, 2 वाला इनकरेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर तो मेरे को पकड़ में आ गया कि 97 का आंसर यहाँ पे जो आएगा वो सेकंड आएगा। आप देख सकते हो सेकंड वाले में क्या किया है ना, इसको पहले दे दिया है जो कि 1 डिग्री है, और इसको बाद में दिया है जो कि 2 डिग्री है, वो गलत है, तो सेकंड आंसर मिल गया। लेकिन थर्ड वाले को देखते हैं कि क्या वो सही है। तो बच्चों थर्ड वाले में एक्चुअल में रेट ऑफ SN1 ऐसा होगा, यहां पे 2 फिनाइल होगा, इसमें यहां पे ब्रोमीन होगा, 1 मिथाइल होगा। तो बिल्कुल यहां पे 2 फिनाइल 1 मिथाइल है। उसके बाद जो दिया हुआ है ना, उसमें 2 फिनाइल दिया हुआ है इस तरीके से। तो आप ही देखो कि किसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा। जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा, यही तो देखना है। उसके बाद सबसे कम यहां पे जो होने वाला है वो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो जहां पे लिविंग ग्रुप है हेलोजन, वहां पे कार्बोकैटायन देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां होगा, 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस, 1 मिथाइल के साथ प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। यहां पे सिर्फ 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मिथाइल नहीं है, प्लस आई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। इसमें देखोगे तो इसमें 1 फिनाइल के साथ रेजोनेंस है और 1 मिथाइल का यहां पे लगेगा कार्बोकैटायन के ऊपर प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। और यहां पे जब कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां पे सिर्फ 1 फिनाइल के साथ होगा रेजोनेंस। इसके आधार पे कह सकते हैं ये बिल्कुल यहां पे सही है, ये भी सही है, सेकंड वाला गलत है। अब देखो 4 ऑप्शन में क्यों सही है, क्योंकि यहां पे जहां ब्रोमीन है इसको कहते हैं बीटा अनसेचुरेशन, अल्फा बीटा। तो जहां ब्रोमीन है वहां जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, वो कार्बोकैटायन पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो होने वाला है। उसके बाद ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहां पे SN1 हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे, ये जो ब्रिज हेड है उस ब्रिज हेड पोजीशन पे ना ही SN1 होता है, ना ही SN2 होता है, ना ही E1 होता है, ना ही E2 होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ब्रिज हेड पे होता ही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल आपको करेक्ट दिया हुआ है। तो करेक्ट कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 97 का 2। यस यू आर राइट। अब देखो तो सिंपल आपको ध्यान रखना है 2 कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और एक याद रखना है कि रेट ऑफ SN1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बात हो गया समाप्त। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से आते हम लोग 98। तो 98 में दिया हुआ है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, कि आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया है, जहां पे आपको नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सब दिया हुआ है ना, उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में, कि अगर आप एनिलीन का रिएक्शन करवाने के लिए जाते हैं मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा दिया हुआ है। या फिर यहां पे मेरे को दिया हुआ है एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप लोग यहां पे क्या कहेंगे, आप लोग यहां पे कहेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है एनिलीन में। ध्यान रखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। तो एसर्शन यहां पे बिल्कुल सही है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, सही है। रीजन देखते हैं, कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज
ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ AlCl3 एंड एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन तो करेक्ट है ही, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। बच्चों होता क्या है, ये जो एनोलिन है ये इसमें काम करने लगता है बेस का, और आपको पता है कि जो AlCl3 है ये होता है लुईस एसिड, तो इसके बीच में हो जाता है लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहां पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट किया उस पे पॉजिटिव चार्ज, यही सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है ये शो करता है स्ट्रॉन्ग -I, जिसके कारण कि ये जो ग्रुप बन गया है, इसके केस में ये जो ग्रुप बन गया है ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो जाता है फर्दर रिएक्शन के लिए। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि असर्शन सही तो है ही, रीजन भी सही है, और ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, यानी कि 98 का आंसर यहां पे 1 होगा, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको एमाइन वाले चैप्टर में लिया गया है, एमाइन वाले चैप्टर से लिया गया है। वहां पे आपको जहां नाइट्रेशन है, हेलोजनेशन है, सल्फोनेशन है, उस सल्फोनेशन के नीचे आप लाइन पढ़ करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायरेक्ट वहां से उठाया गया है। बोले ना, अभी सारा पैटर्न आपको टेस्ट में पकड़ा गया है एनसीईआरटी से, आप इसको अगर कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से आपको क्या कहा जा रहा है, CH3 CH2 एंड Br, इसका रिएक्शन KCN के साथ अगर हम लोग कराते हैं तो सबसे पहले मेरे को मिलता है CH3 CH2 CN, सबको मालूम है, सबको पता है, सबको खबर है। उसके बाद इसका हम लोग करते हैं एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब साइनाइड का होता है एसिटिक हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है, कार्बोजिलिक एसिड। तो कार्बन न घटेगा न बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ ये CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजिलिक एसिड में। तो यही हो गया A, क्योंकि 1 2 है, 1 दिया हुआ है KCN, 2 दिया हुआ है H3O+, उसके बाद कह रहा है A क्या बनेगा, तो A बन जाएगा यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड। उसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है SOCl2 के साथ, तो क्या करेंगे, ये जो बना है ना कार्बोजिलिक एसिड, उसके OH को C डबल बॉन्ड O के साथ जो OH है उसको रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, यानी कि यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl। ये क्या हो गया, ये हो गया इसके केस में B। ओके, अब जो B बना उसका रिएक्शन कराना है बच्चों अमोनिया के साथ। तो करना क्या है, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाना है तो यहां पे अमोनिया को ओपन कर दीजिए, और अमोनिया के साथ हीट तो लिखा हुआ है, यानी कि यहां से HCl आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो HCl को जैसे आप बाहर करते हैं तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, यही हो गया यहां पे C। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl आप बाहर कर देंगे, HCl को बाहर करने के बाद यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो एमाइड का फॉर्मेशन करेगा, और आपको पता है ये प्राइमरी एमाइड है। तो प्राइमरी एमाइड का हम लोग अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन कराते हैं उसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यही यहां पे इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, इसको उठा करके यहां पे अटैच कर देते हैं, तो जितना कार्बन का वो एमाइड है उससे एक कम कार्बन का एमीन बनेगा, तो एक कम हो जाता है कार्बन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, तो ये हो जाएगा D। तो देख लीजिए A हो गया प्रोपानोइक एसिड, हो गया ना, ये बन गया, B हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये हो गया, देखो कौन ऑप्शन में आ रहा है, और ये भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है ये भी अच्छे से देखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, देखा ध्यान से। उसके बाद प्रोपेनामाइड, ये तो बन ही गया, और उसके बाद यहाँ पे इथेनामाइड, ठीक है, ये हो गया D। इसके आधार पे जहां तक मुझे लग रहा है आंसर इसका 3rd हो जाएगा, वही मैच कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो A B C D रिस्पेक्टिवली आपको पूछ रहा था, तो यही तो आपको प्रोपानोइक एसिड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और उसके बाद हो गया प्रोपेनामाइड, और उसके बाद यहाँ पे इथेनामाइड, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, बन गया होगा आसानी से क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये आपको 100 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ ये भी आपको है। तो क्वेश्चन आपको 100 नंबर में ये कहा जा रहा है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, कौन यहाँ पे गलत है। सबसे पहली बात हम लोगों से कहा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ये CHCl2 है, CHCl2 है। आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, फिर देखते हैं नंबर। तो यहां पे 2 क्लोरीन है और यहां क्या है, 1 फ्लोरीन है।
तो बच्चे को लगता है कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो ज्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, यहां पे याद रखना DNP, डिस्टेंस नंबर पावर, यहां भी कार्बोनिक एसिड के रिस्पेक्ट में एक कार्बन है बीच में, यहां भी एक कार्बन है, तो तब डिस्टेंस सेम हो गया। तो नंबर देखते हैं, यहां 2 क्लोरीन है, यहां एक ही क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन मिला करके उसके माइनस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 क्लोरीन जब रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड माइनस आई का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, तो ये सही है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड का होता है, ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, तो एनसीईआरटी में कार्बोनिक एसिड चैप्टर में आपको देखोगे एरो देकर के जो पीके का वैल्यू का डेटा दिया हुआ है उससे क्वेश्चन को लिया गया है। और फिर यहां पे क्लोरीन है और CH2 के साथ CH2COH, बिल्कुल सही है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहां पे बेंजोइक एसिड, ये बिल्कुल सही डेटा आपको दिया हुआ है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड से। फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड से ज्यादा होता है, लेकिन अगर यहां पे रहता है 2 पे क्लोरीन, इसको हटा दिया जाए, CH2Cl को हटा करके क्लोरीन को यहां लगा दिया जाए, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड, तो 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड का कम हो जाता है, यानी कि 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है फॉर्मिक एसिड से, ठीक है, लेकिन 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है फॉर्मिक एसिड से। और बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ओके। और उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट के बाद सेकंड में आप लोगों को पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हो बच्चों, यहां पे जो दिया हुआ है प्रोपेन 1 ऑल, वो तो ठीक है, एल्कोहल का ज्यादा होता है क्योंकि एल्कोहल बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एसीटोन यानी कि प्रोपानोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्रोपेनल से, क्योंकि आप देखेंगे तो ये कीटोन होगा ज्यादा पोलर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के डायरेक्टली अटैच्ड है दोनों कार्बन, C डबल बॉन्ड O का माइनस आई इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा होगा पोलर, क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर का डिस्टेंस कम है और यहां C डबल बॉन्ड O का जो है डिस्टेंस बढ़ गया है लास्ट वाले कार्बन से, देख सकते हो लास्ट वाले कार्बन से डिस्टेंस बढ़ गया तो माइनस आई कम लगेगा, तो पोलरिटी कम हो जाता है, इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एल्डिहाइड से अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो। उसके बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसके बाद तो यहां पे हो जाएगा ये जो ईथर दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड के बाद यहां पे हो जाएगा ईथर, ऐसा होगा। उसके बाद यहां पे ये होगा ब्यूटेन का, ये है करेक्ट ऑर्डर, हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया। इनकरेक्ट पूछ रहा था तो उसमें क्या किया है, इसमें सेकंड ऑप्शन में कि एल्डिहाइड को पहले लिख दिया है, कीटोन के बाद में लिखा है, तो ये हमारा तो सही है, ये भी सही है, हमने लिखा है इसको सही करके। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या किया है, इसको पहले लिखा है इसको बाद में लिखा है, तो गलत है। कीटोन का ज्यादा होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए बेसिक स्ट्रेंथ तो आपको मालूम है, जब तक मीडियम मेंशन ना हो तब तक आपको एक्वाटिक मीडियम में निकालना होता है, और इथाइल में 231 यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और मिथाइल में 213 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 213 यानी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 213 होता है मिथाइल में। यहाँ इथाइल है तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री का, उसके बाद हो जाएगा 3 डिग्री का C2H5 का होल 3N, उसके बाद हो जाएगा 1 डिग्री का C2H5NH2, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे एनोलिन का, क्योंकि एनोलिन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, तो जब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। और उसके बाद देखिए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बच्चों यहां पे आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इथेनॉल का ज्यादा होगा प्रोपेनल से, क्योंकि प्रोपेनल में एक कार्बन बढ़ गया है, रिपल्सन ज्यादा होगा। उसके बाद होगा प्रोपानोन का यानी कि एसीटोन का। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, आप लोग खोज करके देखें, आप पढ़ करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नया नया सीखने को मिलेगा। अब ब्यूटानॉल में रिपल्सन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो जो गिवन था आंसर सेकेंड में वो ये किया हुआ था कि एल्कोहल के बाद था प्रोपेनल और फिर था एसीटोन, इसलिए आप कहोगे गलत। यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन मैचिंग वो सेकेंड में, आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा 100 का। 100 का कौन सा हो जाएगा बच्चों,
सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ना, वो आप जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया हुआ है, तैयार करिएगा। और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको तैयार करिएगा। और जितने भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी डेटा आप लोगों को दिया हुआ है, वो डेटा रट्टा नहीं मारना है, लेकिन उसके ऑर्डर को आप लोगों को समझ करके जरूर तैयार करना है। क्वेश्चन वहां से सेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का हम लोगों ने देख लिया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और आपको ये भी कॉन्सेप्ट मिला होगा कि कहां से किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझें, उसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन वहीं से रहेगा ज्यादातर, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।